देखो, तो लास्ट अपन ने पढ़ा था न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे अपन बल संवेग नियम कहते हैं। बल संवेग नियम यही पढ़ा था। इसमें कुछ फॉर्मूले आए थे आपके पास। क्या आया था? बल का फॉर्मूला आया था F बराबर ma, एक तो ये आया था। दूसरा आया था F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T, ऐसा आया था क्या? संवेग में परिवर्तन की दर। एक कुछ ऐसा भी आया था F बराबर m v माइनस u अपॉन T, आया था। और एक इससे पहले अपन ने पढ़ा था संवेग, तो संवेग आया था P बराबर mv, यही था द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, पढ़ा था ये बल के फॉर्मूले थे और ये संवेग था। अब आगे अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम पढ़े। तो गति का तृतीय नियम क्या है ना? न्यूटन है। न्यूटन ने गति के नियम दिए, है ना। न्यूटन के बारे में मैंने आप बताया था। अपने जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने भी ये नियम बनाए हैं, वो सभी पहले साइंटिस्ट बनने से पहले लोग उन्हें बेवकूफ़ कहा करते थे। क्या कहते थे? बेवकूफ़। और बेवकूफ़ लोग ही कुछ अलग करके जाते हैं, समझते हो? साइंटिस्ट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? बेवकूफ़। थॉमस एडिसन सुना आपने? बल्ब बनाया था, बल्ब, है ना। लगभग 1000 प्लस, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, 1000 प्लस तरीके अपनाए। कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जिससे रोशनी आए, उनसे नहीं बैठी। पर 1008वां कुछ ऐसा तरीका था जिससे वो बल्ब बन गया। तो लोग उन्हें कहते थे कि 1000 बार ट्राई कर लिया, आपसे नहीं बनी और नहीं बनेगी। तो उनका स्टेटमेंट था कि मैंने 1000 तरीके ऐसे ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, अब की बार जो तरीका आएगा ना उससे बना दो। बी पॉजिटिव, समझे आप? तो ये पागल थे, लोग कहते थे तुम ये नहीं कर सकते, फिर भी करने लगे रहते थे उसी को। न्यूटन अंकल ये भी ऐसे ही थे पहले। एक बार इनके घर में चूहा घुस गया, एक छोटा सा छेद था, चूहा घुस गया। उसके बाद 1 महीना तो उन्होंने ये पता करने में लगा दिया था कि चूहा आता यहाँ से तो जाता कहाँ से। बाद में किसी पड़ोसी ने ज्ञान दिया था कि जहाँ से आया वहीं से तो जा सकता है ना, है। तो इस तरीके से हर समस्याओं को बहुत गहराई से सोचते थे। ऐसे ही एक दिन सोच रहे थे, वहाँ सेब के पेड़ के नीचे बैठे खेत में, और बगल में क्या थे, वो तरबूज की बेल थी, बड़ी बड़ी। तरबूज जानते हो ना, बड़ा सा तरबूज होता है, उसकी बेल थी। अब वो देख के ऐसे सोच रहे थे ये तो बड़ा अन्याय हुआ है, इतने भारी भरकम पेड़ पे तो इतना सा फल लटका हुआ है और ये कमज़ोर सी बेल पे इतना बड़ा तरबूज लटका दिया। ये भगवान ने अन्याय किया है। भगवान को दोषारोपण कर रहे थे, ये ऊपर वाले तेरा यही अन्याय है, कमज़ोर लोगों के साथ अत्याचार करता है या नहीं। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पता है क्या हुआ? एक सेब ऊपर से गिरा नीचे और उनकी नाक पे आके गिरा। तब जाके बोले नहीं भगवान, जो तू करता है बढ़िया करता है। समझ गए क्यों? क्योंकि अगर वहाँ तरबूज होता तो चेहरा बदल जाता। फिर वहीं उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर से आया, नीचे क्यों गिरा, मैंने तो बुलाया ही नहीं था, नीचे क्यों आया ये। वहीं से गुरुत्वाकर्षण धर दिया आपके माथे पे कि पृथ्वी सब चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब तुम पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बनो साइंटिस्ट। सही है। अभी गया था ना इंडिया से, ध्यान है आपको, चांद पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे विक्रम गया था। सबसे सस्ता प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड का, 640 करोड़ में बना हुआ, है ना। और लगभग सक्सेसफुल था। थोड़ा सा रह गया, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई थी, नहीं तो लगभग सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब किससे संभव हो पाया? ये इसी फिजिक्स से संभव हो पाया। यही जो हमारे जो पहले बेवकूफ़ थे बाद में महान बने, इन्होंने ही संभव किया है। ठीक है। तो अगर आपके अंदर बेवकूफ़ी जैसी बीमारी है, कोई कहता है कि आप बेवकूफ़ हैं, तो इसका मतलब आप साइंटिस्ट बनने चाह रहे हैं।
रोज़ नए टॉपिक हैं। कल बताया था आलसी बनना महान होता है, आज का टॉपिक है कि अगर आप बेवकूफ़ हैं तो पक्का आप साइंटिस्ट बनेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ें। तो देखो आप गति का तृतीय नियम अपन लेने जा रहे हैं। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। कोई भी एक्शन होगा उसी के बराबर और विपरीत क्या होगा बताओ? रिएक्शन होगा या नहीं? अगर आपको यकीन ना हो तो बगल वाले को चांटा मार के देखो, तुरंत रिएक्शन होगा या नहीं? होता है, मानते हो? एक चिपका उधर से दो पड़ेगी, डबल आएगा, है ना? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जितनी भी क्रिया होती है उनके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे? जैसे आप देखो, मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, ये फोर्स अप्लाई किया खूब जम के, है ना, फिर भी ये नहीं हिली। रीज़न क्या? कि जितनी क्रिया मैंने लगाई उतनी प्रतिक्रिया ये उधर से लगा रही। समझ रहे हो? बैलेंस हो रहा है बीच में। अगर इसी में मेरी जगह एक क्रेन को लाके अगर इसमें धक्का मारे तो ये दीवार गिर जाएगी। कारण क्या है? कि इधर से लगने वाली क्रिया उधर से लगने वाली प्रतिक्रिया की तुलना में ज़्यादा होगी। ठीक है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। दूसरा देखो, वो बड़ी वाली राइफल चलाते हैं, राइफल आपने सुना होगा, बंदूक चलाने पर कंधे पे पीछे की ओर धक्का लगता है ना? तो बंदूक चलाई, गोली जाएगी आगे की तरफ, लेकिन आपको पीछे धक्का लगेगा। आगे क्रिया हुई, पीछे क्या हुई बताओ? प्रतिक्रिया हुई है ना? आप पैदल चलते हो, पैदल, तो जब आप पैदल चलते हो तो आप देखना, कभी गौर करना, पैर के पंजों से ज़मीन को पीछे धकेलने का प्रयास करते हो। आप पैर के पंजों से ज़मीन को पीछे धकेलने का प्रयास करते हो, ज़मीन पे बल लगाते हो। लेकिन ज़मीन क्या करती है कि जितना आप क्रिया उस पर करते हो उतनी क्या दे देती है? वो प्रतिक्रिया। आप ज़मीन को पीछे धकेलने का प्रयास करते हो, लेकिन ज़मीन इतनी स्मार्ट है, वही आपको आगे धकेल देती है, तो इसलिए आप चल पाते हो। समझ रहे हो? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है बताओ? प्रतिक्रिया। ठीक है? आप यहाँ खड़े हो, इस फर्श पे खड़े हो, तो आपका जो वेट है, आपका वजन है, ये भी एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, भार बल। तो ये भार बल किधर लग रहा है? फर्श पे, नीचे की ओर। तो ये फर्श क्या दे रहा है बताओ? प्रतिक्रिया दे रहा है। ये क्या दे रहा है बताओ? प्रतिक्रिया। उसको संतुलित करके बैठा है। आप पानी पे खड़े होकर दिखा दो, ला ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नीचे से लगने वाला प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? आप नाव से उतरते हैं, वो नाव से, कोई नाव किनारे पे आई, नाव से जब आप उतरोगे तो उतरते समय क्या होगा? आप तो किनारे की तरफ जाओगे और नाव पे पीछे की ओर धक्का लगता है, वो पानी में थोड़ी सी पीछे की ओर जाती है, थोड़ी सी, ऐसा नहीं तुम्हें लात मारने से वो पार हो जाएगी, है ना, हल्की सी। तो ऐसा होता है या नहीं? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है बताओ? प्रतिक्रिया होती है। कहीं भी आप देखो तो ये है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसमें क्या होता है देखो, जैसे ये एक वस्तु है ए और ये एक वस्तु है बी, दो वस्तु हैं, है ना, या दो बॉल ले लो, दो बॉल हैं, दोनों को अपन ने ऐसे यूँ छोड़ दिया, यूँ भगा के, तो दोनों जब यहाँ पे टकराएंगी तो टकराते समय क्या होगा कि पहली बॉल दूसरी बॉल पर इस दिशा में बल लगाएगी या नहीं? इधर से एक बॉल को इधर से भेजा, दूसरी को इधर से भेजा, तो पहली बॉल तो इसको धक्का मारेगी किधर? इधर, और दूसरी बॉल इसको धक्का मारेगी किधर बताओ? इधर। मतलब बॉल बी पर बॉल ए के द्वारा बल लगेगा और बॉल ए पर बॉल बी के द्वारा बल लगेगा या नहीं? तो ये जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल उधर लगेगा, लेकिन दिशा क्या होगी बताओ? विपरीत। समझ रहा हो? तो दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। जैसा कि मैंने आपको सदिश पढ़ाया था, तो बराबर बलों को कैसे लिखेंगे? एफ बी ए बराबर एफ ए बी। ये दोनों बलों का परिमाण बराबर है, और सदिश रूप में लिखना चाहें दिशा के साथ तो एक के आगे क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। क्यों लगाएंगे? ये बता रहा है
कि बल FBA और बल FAB ये आंकिक रूप से बराबर है, इनका आंकिक मान बराबर है। जैसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो ये भी कितना लग रहा है बताओ, 10 न्यूटन का। और माइनस का चिन्ह क्या बताता है, दिशा को। माइनस का चिन्ह क्या बताता है, दिशा को, कि इसका चिन्ह प्लस है, मतलब जिस दिशा में ये है, माइनस का चिन्ह क्या कहता है कि ये उसके विपरीत दिशा में है। समझ गए, कोई दिक्कत? तो गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। तो ये था गति का तृतीय नियम। ठीक है, अब आगे पढ़ें। आगे आपके पास आता है आवेग। आगे आपके पास आता है आवेग, है ना। तो आवेग देखें आप, आवेग क्या होता है। आवेग, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है आवेग, है ना। कितना अच्छा लगे कि अपन अपने नाम ऐसे रखें। मैं पढ़ता था जयपुर में, तो एक हमारे टीचर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, उनकी 2 बच्चियां थी, दोनों का नाम रख रखा था उन्होंने क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया, आवेग, संवेग, कितने अच्छे नाम है, किसी ने सुने ही नहीं होंगे। लगना चाहिए घर में फिजिक्स से, और कितना लगाव है फिजिक्स से, है ना। तो देखो आवेग, आवेग क्या है। देखो, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल 2 तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे आप देखो ये हाथ है, इस पे बल लगाना है, 2 तरीके से बल लगा सकते हैं। एक तो इस तरीके से लगाना, यूँ, ये लग गया स्मूथली एकदम, ठीक है। और एक ऐसे बल लगाना, यूँ, समझ रहे हो। दोनों स्थिति में बल लगाया अपन, कोई दिक्कत? दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक में चोट ज़्यादा लगेगी, एक में चोट कम लगेगी, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, लेकिन बल जो है वो बहुत अधिक वेग के साथ लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल बहुत अधिक वेग के साथ, जैसे एक तो ये धीरे धीरे लगाना है और एक बहुत अधिक वेग के साथ लगाएं, ऐसे जल्दी से लगाएं, समझ रहे हो। तो जब बहुत अधिक वेग के साथ बल लगाया जाएगा तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होगी। अब दोनों में समय की बात करें, संपर्क समय, कांटेक्ट समय, जब पहली स्थिति में अपन ने बल लगाया यूं ऐसे, इसमें संपर्क समय ज़्यादा है, दोनों सतहों का संपर्क समय ज़्यादा है, काफ़ी देर तक संपर्क में रहती हैं, कांटेक्ट में रहती हैं। और एक ये वाला बल लगाते हैं यूँ, तो यहाँ पे संपर्क समय क्या है बताओ, कम, कोई माइक्रो सेकंड्स के लिए आती है बस कांटेक्ट में, बहुत कम समय के लिए। तो संपर्क समय क्या है बताओ, कम है, ठीक है। तो बात करें ऐसा बल जो बहुत अधिक वेग के साथ लगाया जाए किसी वस्तु पर, ऐसा बल जो किसी वस्तु पर बहुत अधिक वेग के साथ बहुत अल्प समय के लिए लगाया जाए, तो उस बल को अपन बोलते हैं आवेगी बल। क्या बोलते हैं बताओ, आवेगी बल, ठीक है, आवेगी बल, क्लियर है। इम्पल्सिव फोर्स, समझ में आया। जब किसी वस्तु पर बल बहुत अधिक वेग के साथ लगाया जाए तो वो बल क्या कहलाता है बताओ, आवेगी बल। और आवेग क्या होता है कि ये जो आवेगी बल है, आवेगी बल और संपर्क समय, इसका गुणनफल क्या कहलाता है बताओ, आवेग। आवेगी बल और संपर्क समय, इसका गुणनफल क्या कहलाता है बताओ, आवेग, ठीक है। आवेग को अपन आई से लिखेंगे, इम्पल्स, है ना, आई से लिखेंगे आवेग को, आवेगी बल को एफ से लिखेंगे। और कितने समय तक संपर्क में रहा, तो समय क्या मान लेते हैं, टी फॉर टाइम। तो ये आपका आवेग का फॉर्मूला हो गया, आई बराबर एफ इंटू टी, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी लिखवा देंगे, आप तो बस समझने पे ध्यान दो, ठीक है, खूब लिखना।
लिखने के लिए काम देंगे जब तुम्हें कहोगे कि इतना मत लिखवाओ अब सर, बहुत हो गया होमवर्क, है ना, अभी समझने में ध्यान दो, कुछ समझ आ जाए तो, ठीक है। तो आवेगी बल, समझ आया आपके, आवेग क्या होता है, आवेगी बल और संपर्क समय का गुणनफल क्या कहलाता है बताओ, आवेग कहलाता है, ठीक है। आवेग से संबंधित कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर ये आवेगी बल लगाया जाए, कैसे, आप किसी के चांटा मारो, कौन सा बल है, आवेगी बल, बहुत अधिक वेग से और बहुत कम समय के लिए, समझ रहे हो, बहुत अधिक वेग से और बहुत कम समय के लिए, तो चोट लगती है, लगती है नहीं। दूसरा, आप क्रिकेट से भली भांति परिचित है, क्रिकेट देखते हो हैं, उसमें जो फील्डर है, फील्डर क्षेत्र रक्षक, वो बॉल हवा में आती है तो उसको कैच करता है। तो कभी गौर करना, तुम जहाँ देखो वहाँ फिजिक्स है, देखने का नज़रिया होना चाहिए, हर जगह फिजिक्स है, आपके आसपास चारों तरफ फिजिक्स है। डिपेंड करता है कि आप साइंटिस्ट जैसे गुण रखते हो या नहीं, देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो देखना आपको ही होगा। तो आप देखना कि जो फील्डर होगा वो क्या करेगा, जब कैच पकड़ता है ऐसे, तो कैच पकड़ते समय क्या करता है, जैसी बॉल हाथ में आती है तो हाथ को यूँ पीछे ले जाता है, ऐसे लेता है नहीं यूँ, या ऊपर ऐसे पकड़ता है यूँ तो यूँ ऐसे ले जाता है हाथ को पीछे। क्यों लेता है वो हाथ को पीछे, आवेग। रीज़न क्या है कि जब बॉल आ रही है तो बहुत अधिक वेग से आएगी, और अगर उसका संपर्क समय कम रहा, संपर्क समय कम, आई यहाँ गिरी, संपर्क समय कम रहा तो आपके चोट लगेगी और वो बॉल यहाँ गिर के ठप्पा खा के निकल जाएगी, पकड़ में भी नहीं आएगी, और फिर ऐसे ऐसे करते रह जाओगे, देखना उधर के उधर, सही है नहीं। लेकिन हाथ पीछे करने से क्या हुआ कि जैसे ही बॉल हाथ के कांटेक्ट में आई, आते ही हाथ को पीछे ले गए उतने ही वेग से, तो बॉल और हाथ के बीच में संपर्क समय क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। तो संपर्क समय बढ़ने के कारण जो आवेगी बल था उसका प्रभाव क्या हो गया बताओ, कम हो गया। समझना आप कैसे, जैसे आप अपना फॉर्मूला है आई बराबर एफ इंटू टी, ये है ना। अब देखो मैं कहता हूँ कि आवेग नियत कर दें, बॉल आ रही है और वो कितना आवेग लगा रही है, 50 न्यूटन इंटू सेकेंड का आवेग लगा रही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है बल और समय पे। अब मान लो कि संपर्क समय अपना 1 सेकंड है, संपर्क समय कितना मान लें, तो हमें कितने बल का अनुभव होगा बताओ, 50 न्यूटन बल का, क्योंकि 50 इंटू 1 बराबर कितना आएगा बताओ, समझ रहे हो। 50 का आवेग आ रहा है, आप बॉल को पकड़ोगे और संपर्क समय 1 सेकंड रहा तो कितना बल लगेगा आपके हाथ पे, और आप बॉल को पकड़ के और हाथ को पीछे तक ले आए तो संपर्क समय आपने मान लो कर दिया कितना, 2 सेकंड। तो संपर्क समय अगर 2 सेकंड कर दिया तो आवेग तो कितना लग रहा है, 50 ही है वो तो, लेकिन अब आपको कितने बल का अनुभव होगा बताओ। अगर आप संपर्क समय को बढ़ा के 5 सेकंड कर देते हो तो आपको कितने बल का अनुभव होगा बताओ। तो अगर संपर्क समय ज़्यादा होगा तो चोट लगने की संभावना भी। एक और एग्जाम्पल, कभी अपने घर की छत पे चढ़ो और छत पे चढ़ने के बाद 2 बार कूदो। पहले कूदना नीचे बजरी हो, बजरी फैली पड़ी हो उसमें कूदना दम से, और दूसरी बार उधर कूदना जिधर बढ़िया मार्बल लगाओ, हैं। दोनों टाइम काम तो एक ही किया, वही बराबर ऊंचाई से कूदे, लेकिन कौन सी प्रक्रिया में चोट ज़्यादा लगेगी, रीजन बताओ क्यों। रीजन क्या है, संपर्क समय। जब आप मार्बल पे जाके गिरोगे तो संपर्क समय बहुत कम होगा, गए थप्पा खा के यहीं गिर गए। लेकिन जब बजरी में गिरोगे तो आपके पैर उसके अंदर धंसते चले जाएंगे, जाएंगे या नहीं। बजरी में कूदोगे तो पैर उसके अंदर धंसते हुए चले जाएंगे, तो बजरी के साथ संपर्क समय क्या हो जाएगा, और जब संपर्क समय ज़्यादा हो जाएगा तो बल कम महसूस होगा, और संपर्क समय कम होगा तो बल ज़्यादा महसूस होगा। तो आवेग समझ में आता है आपके,
हैं कि जब बहुत अधिक बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आवेगी बल कहते हैं। और इस आवेगी बल और संपर्क समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन, आवेग। और इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम संपर्क समय का मान ज़्यादा रखेंगे तो हमें चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी या नहीं? क्लियर है? तो ये था आपके पास आवेग। आवेग का मात्रक बता सकते हो, आवेग को किस में मापा जाता है? जैसे चीनी को किलोग्राम में, दूध को लीटर में होता है ना, ऐसे आवेग को किस में नापा जाता है? तो आवेग का मात्रक यहीं से बनाएंगे। देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक हो गया इसका NS, न्यूटन इंटू सेकेंड, या ऐसे बोल दो नितिन सर, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपके पास आवेग। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था संवेग, संवेग बताया था P, क्या बताया था बताओ, mv, यही तो बताया था संवेग। तो अब अगला टॉपिक लेते हैं, आवेग और संवेग में संबंध। आवेग व संवेग में संबंध, मतलब अपन को पता करना है कि आवेग संवेग का क्या लगता है, में संबंध। काका फूफा कौन लगता है, देखते हैं, है ना। आवेग संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना। तो देखो आप क्या होगा आवेग और संवेग में संबंध। आवेग का फॉर्मूला पढ़ा आपने, I बराबर F इंटू टी, यही पढ़ा। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, क्या आया था बताओ, P2 माइनस P1 अपॉन टी, यही आया था, कल पढ़ा था ये। गति के दूसरे नियम में संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है नहीं। वहाँ एक नियतांक था k, लेकिन k का मान क्या लेते हैं, 1। तो यही फॉर्मूला आया था। अब ये फॉर्मूला यहाँ रख दें इसकी जगह, तो I बराबर F की जगह लिख दिया P2 माइनस P1 अपॉन टी गुणा टी, टी कैंसिल, तो I बराबर P2 माइनस, आ गया संबंध। तो आवेग और संवेग में क्या संबंध होता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना, किसी वस्तु का पहले संवेग कितना था, P1, और बाद में बढ़ के कितना हो गया बता, P2, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P। तो संबंध समझ में आया है आवेग और संवेग में, कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी को आवेग संवेग प्रमेय भी कहते हैं, आवेग संवेग प्रमेय, समझ रहे हो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ आया? तो ये था आपके पास संबंध। आगे बढ़े, नेक्स्ट अपन सीखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। क्या होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, देखो आप, है ना, बंद तो नहीं कर दिया। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखो क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है, कोई भी एक वस्तु है उस पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या है बताओ, शून्य। अब उस पर बल लग रहे हैं, योग कैसे शून्य होगा, बड़ा आसान है। जैसे कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पे एक बल लगा दिया इधर 10 न्यूटन का और एक बल लगा दिया इधर 10 न्यूटन का, तो इस पे लगने वाले बलों का योग कितना हो गया,
20 न्यूटन नहीं हुआ, शून्य हो गया। इस पे लगने वाले बलों का योग क्या हो गया? यही है फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यही डिफरेंस है। मैथमेटिक्स में 10 10 20, फिजिक्स में 0। क्यों? जैसे ये कोई वस्तु है, बल क्या होता है? बल कल बताया था। बल क्या होता है? वह कारक जो वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन, वही तो बल होता है। और स्थिति और आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई बल लगा हुआ नहीं है। अब देखो, ये एक वस्तु है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, इधर खींच रहा हूँ मैं 10 न्यूटन बल से, और इतने ही 10 न्यूटन बल से यहाँ से पकड़ के इधर खींच रहा हूँ, दोनों तरफ खींच रहा हूँ मैं। तो बताओ क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा? क्या इसके आकार में परिवर्तन आएगा? तो इस पे लगने वाला बल कितना हो गया? शून्य। मतलब हमने दो बल लगाए लेकिन दिमाग नहीं था, एक उधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, दोनों कैंसिल हो गए। ये तो वही बात हो गई, जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे थे। ये तो पता था कि दो बल लगाने, लेकिन विपरीत दिशा में लगा दिए तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, तो बलों का योग क्या हो गया? शून्य। देखो, दो बल और लगा दिए, 150 न्यूटन और 150 न्यूटन, ये लो। अब इनका योग तो हो सकता है ऐसा, इस वस्तु पे कितने बल लग रहे हैं? 4 बल, लेकिन चारों का योग क्या आ रहा है बताओ? क्योंकि इनके कारण वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन। तो मैं कह रहा हूं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का योग शून्य है तो उस वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नियत रहता है। समझ रहे हो? किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो उसका संवेग सदैव संरक्षित। दूसरे शब्दों में, संवेग को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, जहाँ भी ये शब्द आ जाए संरक्षण, वहाँ ये रटी पिटी लैंग्वेज याद रखो, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते। ठीक है? बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का योग शून्य है तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। कैसे? देखना, आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T। मैं कह रहा हूं कि वस्तु पर लगने वाले बलों का योग क्या है बताओ? तो योग शून्य कर दिया तो P2 माइनस P1 बराबर बटे T। T को इधर ले आओ गुणा में, 0, तो 0 बराबर P2 माइनस नहीं P2। ठीक है? इसको इधर ले आओ प्लस में, तो P1 बराबर P2 आ गया। क्या समझ में आया? कि सब पहले जितना संवेग है बाद में भी उतना संवेग है। मतलब संवेग क्या रहा बताओ? नियत रहा, संवेग संरक्षित रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, पेपर लीक। ठीक है? समझ में आया? संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। पहले भी बता चुका हूँ, पहले जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे उनको, अब तक 7 नंबर का पेपर लीक कर दिया है मैंने, हाफ ईयरली का कर दिया है नहीं? ठीक है? 1 नंबर में पूछा जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। ठीक है? तो क्या है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का योग शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे आप? कोई दिक्कत? तो इसके क्या फायदे हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो हमने पढ़ा है उसके क्या फायदे हैं? उसके क्या फ़ायदे हैं? संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत पढ़ा उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं समझता हूँ, ये समझाता हूँ आपको। जैसे देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुप्रयोग, मतलब इसको कहाँ कहाँ काम में अपन ले सकते हैं, क्यों हमने पढ़ा, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे आसान बनाएगा, ये अपन पढ़ रहे हैं। कैसी कैसी भौतिक समस्याएं हल कर सकते हैं इससे। करें? पहली चीज आती है बंदूक से गोली दागना। बंदूक से गोली दागना, है ना? ठीक है? अब जब बंदूक से गोली दागते हैं तो संवेग क्या रहता है बताओ? संरक्षित रहता है। कैसे?
हमने बंदूक से गोली दागी, क्या काम हुआ यहाँ? गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई। क्लियर है? क्या आपने कोई बल लगाया? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या आपने कोई बल लगाया? गोली आगे गई, वो आगे कब जाएगी? जब उस पर बल लगे। क्या आपने धक्का मारा था गोली को? नहीं। बंदूक पीछे गई, क्या आपने खींचा था पीछे? नहीं। आपने तो हल्का सा वो जो ट्रिगर होता ना, ट्रिगर, उसको हल्का सा प्रेस किया था, बाकी ऑटोमेटिक हो गया। तो मतलब गोली आगे गई, देखो प्रक्रिया क्या हुई है, गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई। तो फिजिक्स क्या कहती है कि गोली पे बल लगना चाहिए और बंदूक पे भी बल लगना चाहिए, तभी तो आगे पीछे। गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई, स्थिति में परिवर्तन हुआ। और स्थिति में परिवर्तन कौन करता है? बल करता है नहीं? तो गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई, बल लगना चाहिए, लेकिन हमने तो कोई बल लगाया ही नहीं। ना तो गोली को धक्का मारा, ना हमने बंदूक को खींचा। तो मतलब हमने क्या बल लगाया? ट्रिगर पे जो अपन ने उंगली दबाई, ट्रिगर पे जो उंगली दबाई, उसे बल नहीं कहेंगे, वो तो नगण्य है, न के बराबर है। वो तो हमने केवल एक्शन दिया है। समझ रहे हो? जैसे एक बॉम्ब होता है, बॉम्ब, उसका वो कील सी निकाल के फेंक दो, तो सारा कार्यक्रम तो बाद में हो रहा है, तुम्हारे कील निकालने से बल थोड़ी लगा, उस पर नहीं लगा। समझे आप? तो ट्रिगर से जो बल लगाया वो नगण्य है। हमने ना तो गोली पे बल लगाया है, ना बंदूक पे बल लगाया, वो गतिमान हो रही है वैसे ही। हमने तो हल्का सा हाथ वहाँ ट्रिगर पे लगा दिया और वो वैसे मज़े में आ गई, दोनों, एक आगे भग गई, एक पीछे भग गई। मतलब ज़रा सा इशारा चाहिए था उनको तो दौड़ने के लिए। समझे? तो हमने ना तो गोली पे बल लगाया, ना बंदूक पे बल लगाया, और गोली और बंदूक को मिला के पूरा क्या बन गया? एक सिस्टम, एक निकाय। तो इस पूरे सिस्टम पे हमने तो कोई बल नहीं लगाया भैया। ऐसे होता है ना, बंदूक रखी, जरा सा दब गया, मैंने नहीं चलाई ना, मैंने नहीं चलाई, ऐसा होता है ना। ठीक है, चल गई तो चल गई, मैंने नहीं चलाई। तो हमने कोई बल नहीं लगाया, और हमने बल नहीं लगाया मतलब बाह्य बल क्या हो गया बताओ? शून्य। और जब बाह्य बल शून्य होगा तो संवेग क्या रहेगा बताओ? और संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि बंदूक चलाने से पहले जितना संवेग था, बंदूक चलाने के बाद भी उतना ही संवेग होना चाहिए। तो देखिए आप, ये बंदूक आ गई आपकी, देसी कट्टा, ठीक है, बंदूक कम, पिचकारी ज़्यादा, ठीक है। ये देखो आप, ये बुलेट जा रही है इधर, सूसाट करते हुए चला दी। अरे वो मेन चीज़ तो छोड़ ही दी हमने, इसके बिना तो ऑपरेशन चालू ही नहीं होगा, इनिशिएट ही नहीं होगा, है ना। हो गया ये। तो ये अपन ने बनाया। अब देखना, मैं कह रहा हूँ कि बाह्य बलों का योग शून्य है तो संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि पहले का संवेग, P मतलब संवेग, और ये पहले मतलब बंदूक चलाने से पहले, और ये संवेग ये बंदूक चलाने के बाद। अब बंदूक चलाने से पहले का संवेग बराबर होना चाहिए किसके बताओ? बंदूक चलाने के बाद के संवेग के, है ना। कैसे बराबर होगा? तो बताओ पहले कितना संवेग था? बंदूक ली, उसमें गोली भर ली, और गोली भर के हाथ में लेके खड़े हो, ना तो बंदूक चल रही है, ना गोली चल रही है, ना आप चल रहे हो। तो संवेग कितना होगा बताओ? निकाय का, बंदूक प्लस गोली दोनों का मिला के संवेग कितना होगा? ऐसा मान लेते, देखो मान लो गोली का द्रव्यमान कितना है? m, और बंदूक का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M, है ना। तो संवेग कैसे निकालेंगे? पहले का संवेग, तो पहले में किसका लेंगे बताओ? एक तो बंदूक का लेंगे, और एक किसका लेंगे? गोली का। और बाद में भी किसका लेंगे? बंदूक का, और फिर किसका लेंगे बताओ? गोली का। बोलो ऐसा लेंगे या नहीं? अब देखो, जब अपन हाथ में रख के बैठे बंदूक और गोली को, तो बंदूक भी स्थिर है ना, और उसके अंदर गोली रखी है वो भी स्थिर है। स्थिर है मतलब उसका वेग कितना है बताओ? तो बताओ,
बंदूक चलाने से पहले गोली का संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान तो m हो गया और पहले वेग कितना है? 0। और बंदूक का संवेग निकालो, गोली चलाने से पहले बंदूक का संवेग, तो बंदूक का द्रव्यमान हो गया m और बंदूक का वेग भी कितना है बताओ? 0। बोलो है या नहीं? बंदूक चलाने से पहले गोली और बंदूक दोनों स्थिर हैं, तो दोनों का वेग कितना है बताओ? 0। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। वेग कितना है बताओ? 0। आगे आओ। गोली चलाने के बाद मान लें कि ये जो गोली है ये v वेग से, या ऐसे लिख दो v गोली इतने वेग से आगे जा रही है ना, और ये बंदूक जो है वो v बंदूक इतने वेग से पीछे जा रही है। समझ रहे हो? जैसे बंदूक चलेगी तो गोली आगे जाएगी कुछ वेग से और बंदूक कुछ वेग से पीछे जाएगी। तो गोली चलाने के बाद गोली का वेग मान लेते हैं ये v और बंदूक का क्या मान लेते हैं? v। नीचे ये लिख दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब बताओ बाद में संवेग कितना हो जाएगा? तो बाद में गोली का संवेग, तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान हो गया m और वेग कौन सा हो गया बताओ? v गोली, और प्लस बंदूक का संवेग, तो बंदूक का द्रव्यमान m और इसका वेग हो गया v बंदूक। क्लियर है क्या बताओ? ये 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 बराबर आ गया आपके पास 0 बराबर m v गोली और प्लस m v बंदूक। सही है क्या? बोलो। इसको माइनस में ले आओ आप, किसी भी एक चीज़ को, इसको ले आते हैं माइनस में, तो माइनस m v बंदूक बराबर m v गोली आया। तो v बंदूक, बंदूक का वेग ज्ञात कर सकते हो आप कैसे? ये भाग में आ जाएगा इधर, तो m बटे m माइनस और गुणा में v गोली। समझे क्या आप? माइनस का चिन्ह इधर भेज दिया, m भाग में, ये गुणा में। तो समझ में आया? तो इस तरीके से यदि आपको गोली का द्रव्यमान पता हो, बंदूक का द्रव्यमान पता हो और गोली का वेग पता हो, तो बंदूक का वेग ज्ञात कर सकते हो। ये 4 राशियां हैं, इन 4 में से कोई भी 3 पता हो ना, तो चौथी आप पता कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला किससे निकल के आया? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से निकला है नहीं? आपने सोचा भी नहीं होगा कि कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे कि बंदूक का वेग भी पता कर लेंगे, गोली का भी कर लेंगे, है ना? तो ये किससे पता लगा बताओ? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। बोलो, क्लियर है? कुछ समझ में आया है? अब कल की क्लास में, इससे आगे जो भी लॉज ऑफ मोशन की क्लास होगी उसमें अपन सीखेंगे बम फटना। बंदूक चलवा दी, अब बम फटना सिखाएंगे। समझ रहे हो? क्यों? रीज़न क्या है कि डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत हैं, आतंकवादी बनाना है अब तुम्हें। ट्रेनिंग चल रही है पूरी, सही है? डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हो गए, गली गली में भरे पड़े, आतंकवादियों की कमी है, तो ट्रेनिंग पूरी चल रही है, सही है नहीं? तो कल अपन सीखेंगे बम कैसे फटता है। तो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार सीखें, ऑटोमेटिक आपके समझ में आएगी। आपने मुझे